के बारे में। ठीक है, जो आपका टीजीटी कमीशन है उसमें जो सिलेबस में मेंशन किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ ही टॉपिक है वैसे, जैसे आपका वैदिक सभ्यता जो हम पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता, गुप्ता एम्पायर, मगध का उत्कर्ष या मगध का उत्थान, ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य, वो सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से लेके 1526 तक का जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है वो दिया गया है। इसके अलावा 1526 से लेके 1707 तक का जो मुगल एम्पायर है प्लस उत्तर मुगल काल है उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, उसको क्या है मेंशन किया गया है। और आपकी बाकी मॉडर्न हिस्ट्री और धर्म सुधार आंदोलन, ये सारी चीजें उसमें बताई गई। तो आज हम बात करेंगे किसके बाद, एंशिएंट हिस्ट्री का जो अगला टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। पढ़ी होगी पहले भी आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है। कौन सी क्लासेस में पढ़ा है? +1 +2 में पढ़ा है। वेरी गुड, ठीक है। कॉलेज में क्या पढ़ा है? ग्रेजुएशन चल रही है। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। और सबने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता तो, हाँ जी, सबने पढ़ा है। अच्छी, चलिए अच्छी बात है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अब प्राचीन सभ्यता है भाई, ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्लियर? जो किसने, दुनिया की महान 4 सभ्यताएं, दुनिया की महान 4 सभ्यताएं, सबसे महान जो थी जिनमें से हड़प्पा भी एक है। जैसे मैं आपको इन 4 सभ्यताओं के बारे में बात कर लूं, शांग सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और कौन सी थी, एक आपकी हड़प्पा सभ्यता। ये 4 जो सभ्यता है दुनिया की महान सभ्यताओं है, दुनिया की महान सभ्यता है। शांग जो सभ्यता थी, अच्छा हड़प्पा सभ्यता तो सबको पता है, सिंधु नदी के किनारे फली फूली, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे फली फूली। अब जो ये शांग सभ्यता है, शांग, इसको दूसरे शब्दों में चीनी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर? ये किस नदी के किनारे फली फूली भाई? हाँ जी, शांग सभ्यता किस नदी के किनारे विस्तृत थी? कौन सी नदी? हवांगोह नदी। कौन सी नदी? हवांगोह नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है या फिर चीन की शोक भी कहा जाता है, या तो चीन का शोक या येलो रिवर कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस नदी के किनारे जो शांग सभ्यता है फली फूली थी, ठीक है, ये भी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दूसरी आपकी मिस्र सभ्यता, इजिप्ट। तो मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे थी? आपने ये तो पढ़ा होगा कि मिस्र किस नदी की देन है। मिस्र जो था वो किस नदी की देन थी? बताओ, नहीं पता है? नील नदी। बड़ा इजी है यार, क्या हिस्ट्री पढ़ा है तुमने फिर, है? नील नदी की देन मानी जाती है किसको? मिस्र सभ्यता, या फिर मिस्र जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे फली फूली थी। और ये जो नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, लगभग 6665 किलोमीटर। क्लियर? सॉरी। अच्छा, अगले हम बात करेंगे मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामिया है किस नदी के किनारे बसी थी सभ्यता या फली फूली थी? 2 नदियां थी, कौन सी? टिग्रिस, यूक्रेटस। टिग्रिस और
यूक्रेटस नदी, ठीक है, टिग्रिस और यूक्रेटस नदी, इस नदी के किनारे ये विस्तृत थी। ये दुनिया की 4 महान सभ्यताएं जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिनमें से भारत की कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। तो किस नदी के किनारे? तो ये भारत की तो प्राचीन है, भारत की तो क्या है? प्राचीन है। परंतु विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? इनमें से ही होगी कोई। किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया को सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? मेसोपोटामिया को। किसे माना जाता है जी? मेसोपोटामिया को। क्लियर? यस या नो? इसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो इसे किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ये जो सभ्यता है ये किस एज की सभ्यता मानी जाती है? अच्छा, ऑप्शन देता हूं आपको। प्रागैतिहासिक काल या अधैतिहासिक काल की? हाँ जी, किस काल की सभ्यता मानी जाती है? अधैतिहासिक काल की। गुड। किस काल की सभ्यता मानी जाती है? अधैतिहासिक काल की। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अधैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में क्या अंतर होता है? किसमें? इसमें और इसमें? देखो, प्रागैतिहासिक काल को समझिए। पहली बात तो है कि इस काल में बहुत सारी चीजें रखी जाती है। इस काल प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का इतिहास केवल किसके ऊपर टिका है? अवशेषों के ऊपर। अवशेष समझते हैं? औजार, खासकर समझ बात। जिस काल के हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है, जिस काल के हमारे पास कोई लिखित सोर्स नहीं है, जिनको केवल जिस समय को केवल औजारों के आधार पर और उसकी औजारों की प्राचीनता के आधार पर लिखा गया है, उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। मतलब जिस काल के हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। जैसे इसमें आ जाएगा नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। उस काल के हमारे पास कोई मोहरें, सील्स नहीं है, केवल औजारों से हमने अनुमान लगाया है कि कौन सी चीज किस काल की है, कौन सा अभिलेख, किस प्रकार के औजार पाषाण काल में होते थे, किस प्रकार के नवपाषाण काल में होते थे और किस प्रकार के पुरापाषाण काल में होते थे। ठीक है। किस तरीके से उनमें क्या है आपका डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके से मनुष्य ने डेवलपमेंट किया किस काल के अंदर। ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई लिखित स्रोत ना होने के कारण इस काल को किसमें रख दिया है? प्रागैतिहासिक काल को। समझ आया होगा ये अच्छे से। परंतु जो अधैतिहासिक काल है, इसे ये ऐसा काल है जिसमें हमारे को लिखित स्रोत मिले। क्या मिले? जिसको जानने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत है, जिसको जानने के लिए हमारे पास क्या है? लिखित स्रोत तो है, परंतु उनको पढ़ा नहीं गया आज तक। ठीक है। जो अपठित है, ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं गया है। तो हड़प्पा से हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं, मोहरें मिली है, जिसके ऊपर उनकी जो लिपि है वो पिक्टोग्राफी यानी चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, है ना। समझ बात। तो हड़प्पा की लिपि को पढ़ने में आज तक कोई भी विद्वान सफल नहीं हो पाया। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई अच्छा स्रोत नहीं है। खुदाई से मिले कुछ मोहरे हैं जिससे अनुमान लगाकर यह पता लगाया गया कि वहां के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, कैसे वहां का समाज था, कैसे वहां का राजनीतिक व्यवस्था थी और किस प्रकार की प्रथाएं वहां प्रचलित थी। ठीक है। तो इसमें लिखित स्रोत हमारे पास है, परंतु वो आज तक पढ़े नहीं गए। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया? अधैतिहासिक काल में। किस काल में? अधैतिहासिक काल में। समझ आया ये बात या नहीं? यस या नो? चलिए
तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है या कालक्रम है, कालक्रम के संदर्भ में भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कईयों ने उसको 8000 साल पुरानी सभ्यता बताया है, कईयों ने 5000 साल पुराना बताया है और कईयों ने 7500 साल पुरानी सभ्यता बताई है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है, लिखित स्रोत तो है परंतु उसको पढ़ा नहीं गया ना आज तक। ठीक है, तो इसीलिए अवशेषों को देख करके इसका अनुमान लगाया गया। तो आपने इसके दो टाइम पीरियड ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो सर्वमान्य हैं, एक तो आपने ध्यान रखना 2500 से 1700 ईसा पूर्व और दूसरा 2250 से लेकर 1750, 2250 से 1750 ईसा पूर्व। तो ये दो टाइम पीरियड आपने ध्यान रखना जो सर्वमान्य। वैसे सर्वमान्य जो इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सर्वमान्य कालक्रम है वो आपका ये वाला है। ठीक है, 2500 से 1750। ठीक है, या फिर कार्बन जो विधि है, कार्बन 14 जो विधि है जिसमें पुरानी चीजों की आयु का अनुमान लगाया जाता है, उसके तहत भी इसका कालक्रम 2500 से 1700 बताया गया है। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है लगभग आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। कितनी प्राचीन है? 5000 साल पुरानी ये सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये जो सभ्यता है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली थी। क्लियर बात सब? यस या नो? इसको रफ कर दूं? हाँ जी, कर दूं रफ? ओके। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसको कईयों नामों से जाना जाता था भाई। हाँ जी, बहुत सारे नाम थे इसके। जैसे मुख्यतः पहला नाम तो हड़प्पा सभ्यता ही है। हाँ जी, दूसरा नाम इसका सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा नाम इसका कांस्य युगीन सभ्यता। ये तीन नाम थे इसके। कितने नाम थे? तीन नाम थे मुख्यतः। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस सभ्यता की जब खोज हुई तो उस खोज में पहला खोजा गया केंद्र कौन सा था? हड़प्पा। इसका पहला खोजा गया केंद्र हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। ठीक है, तो इसी कारण से क्या कहलाई ये? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है कई बार। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया केंद्र कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, सिंधु प्लस उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे होने के कारण क्या कहलाई? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले किसने संज्ञा दी थी? बताइए, शाबाश। जो ये सिंधु घाटी जो नाम है इसको, वो सबसे पहले किसने दिया था? जेम्स मैनन, चार्ल्स मैनन तो नहीं थे। चार्ल्स मैसन वो अलग आदमी था। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, है ना। मैं कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? हाँ जी बताइए, शाबाश। नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, ये बताइए कि जब हड़प्पा की खोज हुई
1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जब खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, तब उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम तो पहले थे। तो 1861 में उन्होंने पुरातत्व विभाग का गठन किया था और लगभग 1870 के आसपास वो इसके प्रमुख निर्देशक बने। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1900 की सीरीज में। अलेक्जेंडर थे 1800 की सीरीज में। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े थे 1837 में। और कोई नाम याद नहीं आ रहा है इसके अलावा? अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप के अलावा कोई नाम नहीं आ रहा याद? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। तो इन्होंने इसको क्या कहा? जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। क्लियर? जॉन मार्शल। ठीक है। तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ठीक है। अच्छा, इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? हाँ जी, अच्छा, कांसा धातु किस चीज से मिलकर बनता है? टीन और कॉपर से। ठीक है, यानी तांबा और टीन से। तांबा और टीन से। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहे का प्रयोग तो वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में हुआ, 1000 ईस्वी के आसपास। तांबे का। और तांबे का प्रयोग भी पहले तो मनुष्य ने औजार बनाए पत्थर के, जो बड़े आकार के होते थे, काफी बड़े आकार के होते थे। फिर धीरे धीरे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल सुना होगा आपने, है जी। तो पाषाण काल जब चला, पाषाण काल को आगे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, है ना जी। तो उसमें जो है पहले काल में थोड़े बड़े अवशेष थे, बड़े औजार थे, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता मांस काटने या फिर शिकार करने के लिए। फिर अगला काल आया तो औजार थोड़े छोटे छोटे हो गए। फिर अगला काल आया, औजार थोड़े और छोटे हो गए। यहां तक कि इस काल में तो मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग करना भी सीख लिया था। तो तांबे का प्रयोग जो है लगभग नवपाषाण काल में किया गया था। ठीक है, मनुष्य के द्वारा लाया। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पाषाण के बाद, पत्थर के बाद जिस धातु के उसने औजार बनाए थे वो थी तांबा। ठीक है। लोहे का तो इनको ज्ञान ही नहीं था जी, हड़प्पा वालों को। लोहे के अवशेष, अगर लोहे का ज्ञान होता तो औजार किसके मिलते? लोहे के। परंतु मिले किसके? कांसे के। तो यहां पर जो है तांबा तो पहले से ही प्रचलित था, तो तांबा प्लस टीन, इन दोनों के मिक्सचर से जो है इन्होंने औजार बनाए, उसको बोलते हैं कांसा। तो कांसे धातु के औजार और कांसे के बर्तन अधिक मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। कि अधिकतर जो धातु इसमें यहां पर प्रयोग की जाती थी, वैसे तो चांदी का प्रयोग किया जाता, सोने का औजार बना। इसका मतलब ये नहीं कि कांसे के बारे में जानते थे वो, एक ये औजार बनाने और आपके जो है बर्तन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था। बाकी जो आभूषण पहनते थे वो लोग, यहां तक कि मूल्यवान पत्थर होता था जैसे, या फिर हाथी दांत, सोना, चांदी, ठीक है, अनेक प्रकार की धातुओं का प्रयोग होता था, लोहे को छोड़कर, लोहे को छोड़कर, आयरन को छोड़कर। ठीक है, ओके। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्लियर बात सबको? अच्छा, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो विस्तार है, इसका जो फैलाव है, फैलाव समझते हैं कि कहां से कहां तक फैली हुई थी ये? पहले तो देश बताइए मुझे, देश किन किन देशों में फैली हुई थी सभ्यता? आज के जो कौन कौन से देश है जहां से हड़प्पा के केंद्र मिले हैं? पहला तो आपने ध्यान रखना, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर भारत। 3 देशों में फैली हुई थी सभ्यता। कितने देशों में? 3 देशों में। ठीक है, यस या नो? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसका आकृति की बात करें,
ये त्रिकोण आकृति में फैली हुई थी, त्रिभुजाकार। किस आकार में? त्रिभुजाकार में ये फैली हुई थी। कैसे, किस आकार में? त्रिभुजाकार। कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो आपको पता होना चाहिए कैसी थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार। ऑप्शन आ जाते गोलाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार या फिर त्रिभुजाकार। कैसी थी? ट्रायंगल शेप में थी। ठीक है। अच्छा, अब इसका भारत में विस्तार देखेंगे। जो भारत है, भारत में इसका इस भारत में नहीं बल्कि इसका जो पूर्वी पश्चिमी बिंदु, कहां से कहां तक, पूर्व से पश्चिम कहां थी, उत्तर से दक्षिण कहां थी। ठीक है। तो पूर्व से अगर इसका विस्तार की बात करें तो इस साइड पूर्व होता है, यहां पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु था वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पर उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु था सूतका गेंदौर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सूतका गेंदौर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। उत्तरी बिंदु था मांडा, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणतम जो बिंदु था देमाबाद, महाराष्ट्र। देमाबाद, महाराष्ट्र। देमाबाद, महाराष्ट्र। पश्चिमी बिंदु कहां था? सूतका गेंदौर। पूर्वी बिंदु कहां था? आलमगीरपुर। दक्षिणी बिंदु कहां था? देमाबाद, महाराष्ट्र। और उत्तरी बिंदु कहां था? जम्मू कश्मीर के मांडा में। जम्मू कश्मीर के मांडा में। समझ आया नहीं आया? यस या नो? अच्छा, लिखो इसको शब्द। कर लिया नोट? हाँ जी। एंड आगे हम बात करेंगे इसकी खोज की। इसकी खोज, तो इसकी जो खोज हुई थी, वैसे इसकी खोज प्रॉपरली 1921 में ही मानी जाती है, जब इसका पहला केंद्र खोजा गया था। बट उससे पहले भी कईयों बार प्रयास किए गए। जैसे सबसे पहले खोज के बारे में बता रहा हूं थोड़ा। जो हड़प्पा टीले का उल्लेख है, वो किया था 1824 में चार्ल्स मैसन। किसने किया था? चार्ल्स मैसन को कुछ यहां से ईंटों के टुकड़े मिले। ठीक है, अलंकृत ईंटें मिली, परंतु इस तरफ ज्यादा ध्यान उस समय दिया नहीं गया, हड़प्पा टीले की तरफ। परंतु अगर आपसे पूछा कि हड़प्पा का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने 1824 में। फिर तो यहां पर ज्यादा फोकस इस तरफ किया नहीं गया, ज्यादा ध्यान इस तरफ दिया नहीं किसी ने, और ना ही किसी ने वहां खुदाई करवाई। तो इस तरीके से ज्यादा वो उसका जो रहस्य है वो खुल नहीं पाया था, उजागर नहीं हो पाया था। ठीक है। इसके बाद हुआ क्या कि 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जॉन ब्रांटन। क्या नाम था? जॉन ब्रांटन ने हड़प्पा सभ्यता के रहस्य उद्घाटन को उजागर किया। ठीक है। रहस्य उद्घाटन किया कैसे? जो जॉन ब्रांटन, अच्छा मुझे एक बात बताइए, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? प्रॉपरली डेट आपने मुझे बताना है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक? मुंबई से लेके ठाणे तक 34 किलोमीटर की जो है इसने यात्रा की थी। ठीक है। अच्छा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो 53 में पहली ट्रेन चली थी भारत में। फिर 1854 में न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था, डाक टिकटों का प्रचलन किया गया था, पिन कोड प्रणाली को लागू किया गया था। इस तरीके से जो है लॉर्ड डलहौजी ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य भारत में किए थे। अच्छा,
इसी समय 1856 में पूरे भारत में रेलवे का जाल बिछ रहा था। पूरे भारत में रेलवे पटरियां, पूरे भारत के अंदर क्या है, माल को की आवाजाही के लिए या सामान की आवाजाही के लिए या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय पूर्वक जो है ले जाने के लिए रेलवे पटरी का निर्माण किया जा रहा था। तो इसी समय की बात है जब लाहौर से लेके कराची तक, लाहौर से लेके कराची तक एक रेलवे पटरी का निर्माण किया जा रहा था। कहां से कहां? लाहौर से लेके कराची तक एक रेलवे पटरी बनाई जा रही थी, जो किसके नेतृत्व में बनाई जा रही थी? जॉन ब्रैंटन के। ठीक है, तो जब यहां मजदूरों ने खोदना शुरू किया तो उनको पत्थरों की कमी पड़ गई। रेलवे पटरी को बनाने के लिए पत्थरों की कमी पड़ जाती है, और इसीलिए उन्होंने क्या है, उस कमी को पूरा करने के लिए पास में एक बहुत ऊंचा जो पर्वत था, टीला था, उसको खोदना शुरू कर दिया। और जब खोदना शुरू किया तो वहां से उनको ईंटों के टुकड़े, बर्तन, बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो गई। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो गई, तो उसके द्वारा जो हड़प्पा का जो रहस्य छुपा हुआ था वो यहां पर उजागर हो गया कि यहां कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो क्यों मिलना शुरू हो रही। इसीलिए जॉन मार्शल के नेतृत्व में आपका जो दयाराम साहनी के द्वारा वहां पर 1921 में खुदाई करवाई गई, और इसी कारण से 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पहला जो नगर था जिसका नाम था हड़प्पा, उसकी खोज करके इस सभ्यता का शुभारंभ किया। समझ गए ना बात? तो इसीलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। परंतु क्या दयाराम साहनी को क्या सपना आया था कि वहां पर किसी प्रकार की कोई चीजें हैं या कोई सभ्यता वहां पर रहती होगी? नहीं ना। तो कैसे पता चला होगा? इन लोगों के स्टार्टिंग में जो उन्होंने जो है प्रयास किया उसके माध्यम से। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में, उसके प्रमुख केंद्रों के बारे में, और किस केंद्र की खोज किसने की है, और उनका धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, उनके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?